ये वीडियो आपके एग्जाम में एक अंतिम प्रहार के रूप में साबित होगी, क्योंकि ये वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 6 से 7 सितंबर को होने वाला। यदि आप एग्जाम के कुछ घंटे पहले या फिर कुछ दिन पहले इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं और एग्जाम पर डायरेक्ट अंतिम प्रहार करेंगे इस वीडियो के जरिए, क्योंकि मैं इसमें हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी साथी एक बार इन क्वेश्चनों को अपने आप गेस करने का प्रयास करेंगे और साथ में मैं ही तो बताऊंगा, और इन क्वेश्चनों को शेयर कर देंगे अपने उन दोस्तों के साथ ईमानदारी से। जैसे ही क्लिक किया था तो हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। साथियों, यह प्रश्न आपको सबको पता होगा, लेकिन यह प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो आप सभी यदि लॉर्ड विलियम बेंटिंक बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। साथियों, जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ये भैया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वहीं पर जब साथियों कभी भी बंगाल की बात करें कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, कहाँ के, बंगाल के भैया, तो आप क्या बताएंगे। तो भैया जब भारत की बात करेगा तो भैया लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो भैया कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स थे, जो है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर ले। महावीर जो है तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। ये प्रश्न आप लोग गेस करिएगा, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या भाई 22 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। साथियों, क्या 26 तीर्थंकरों में से एक अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर स्वामी? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या आप 24 तीर्थंकरों में से एक अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो मैं कहूँगा कि यही ऑप्शन हमारा जाएगा क्लियर। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर जाएगा। बाकी हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व करेंगे। ईमानदारी से वीडियो पर क्लिक किया था तो लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम पर डायरेक्ट एक अंतिम प्रहार के रूप में साबित होगी। ये वीडियो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होगी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लें। कह रहा है कि सबसे साथियों पुराना वेद कौन सा है? ये सभी आप सभी जानते होंगे। यदि ऋग्वेद बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो सबसे पुराना वेद था वो ऋग्वेद था। ऑप्शन डी फॉर दिल से सब्सक्राइब करो साथियों, बिना कुछ कहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रहा है साथियों। महावीर प्रसाद भगवान महावीर का जो है ये मूल नाम क्या था? ठीक है, जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से पूछेगा कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो क्या भैया सिद्धार्थ था? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। ये सिद्धार्थ भैया गौतम बुद्ध का नाम था। ये बुद्ध जी का नाम था भैया। बुद्ध जी का जो नाम था हमारा बचपन का सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर प्रसाद का जब कभी कहे तो वर्धमान बताना है। जो वर्धमान थे ये भैया, ये हमारे इनका महावीर स्वामी का जो है मूल नाम था वर्धमान। चलिए ऑप्शन डी के साथ हमारा आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वें, जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा, देखिए अभी मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि भैया सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर प्रसाद स्वामी जो है महावीर स्वामी माने जाते हैं और 24वें तीर्थंकर में से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था, तो क्या आप महावीर बताएंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल साथियों। महावीर जो है महावीर स्वामी भगवान महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर में से एक अंतिम तीर्थंकर थे। ऑप्शन डी फॉर साथियों दिल से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो साथियों, बिना कुछ कहे। चलिए, जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे और बनता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, यानी कि हमारा जो सत्यमेव जयते है, ठीक है, ये भैया अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। इसका अर्थ है साथियों कि किस प्राचीन भाषा शास्त्र से उत्कृत है। साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि सत्यमेव जयते जो है ये एक आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, तो आप क्या मुंडक उपनिषद बताएंगे? मैं कहूँगा साथियों बिल्कुल भैया मुंडक उपनिषद से भैया हमारा सत्यमेव जयते है। और गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र साथियों ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र साथियों ऋग्वेद के 3रे मंडल से गायत्री मंत्र उद्गत है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए साथियों, हमारा ऑप्शन बी के साथ हमारा जाएगा साथियों। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोग बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो सही आंसर दे ही रहे होंगे। कैसा था आपका स्कोर, कैसा जा रहा है स्कोर, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। और अभी वीडियो के अंत में भैया आपको इसका स्कोर बताना है, जिससे कि आप यहाँ पर गलती हो कोई बात नहीं, लेकिन भाई एग्जाम हॉल में गलती होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यहाँ पर गलती होती है तो मैं सुधारने के लिए हूँ, लेकिन एग्जाम में आप अपने आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बाकी 69 नंबर प्रश्न की बात कर लें साथियों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? साथियों, क्या भैया सामवेद है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। सामवेद जो है भारतीय संगीत का मूल वेद कहलाता है सामवेद। क्या अथर्ववेद है? मैं कहूँगा साथियों बिल्कुल अथर्ववेद जो है साथियों ये भैया, इसमें भैया वेद, ये जो एक अथर्ववेद है ये भाई जादू अनुष्ठानों, वशीकरण या फिर जादू टोना, इस तरह के जड़ी बूटियाँ औषधियों से चिकित्सक संबंधी भाई इसमें भैया अथर्ववेद में वर्णन है। ठीक है, और बाकी जो ऋग्वेद हमारा है साथियों ये तो आप सभी जानते हैं प्राचीनतम वेद है। ठीक है, चलिए
जब साथियों कभी भी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है और पूछेगा साथियों तो क्या कहेंगे कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। साथियों न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? यदि 70 नंबर प्रश्न का आप सभी साथी ऑप्शन बी गौतम ने बताए थे। गौतम बुद्ध ने भैया न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन बी फॉर इसका बढ़िया सा बिल्कुल सा आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लें। कह रहा कि गौतम जो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो क्या भैया गौतम बुद्ध का जन्म अयोध्या में हुआ? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या वैशाली में हुआ? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं भैया। लुम्बिनी में भैया गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने अपनी जो है शिक्षा कहाँ प्राप्त की, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की? तो भैया मैं कहूँगा सारनाथ में, ठीक है। और इसका जन्म कहाँ हुआ? तो भैया कहेंगे लुम्बिनी में। चलिए ऑप्शन साथियों इसका बी जाएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे, ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताइएगा। ये प्रश्न आपके यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जाइए भैया कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा एग्जाम 6 तारीख को या 7 तारीख को है, ठीक है। यदि 6 तारीख को किस शिफ्ट में है जल्दी से बताइएगा, बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे, क्योंकि आपका एग्जाम यही से भैया आपका एग्जाम क्लियर होगा। एग्जाम को स्टडी से चलिए साथियों। कह रहा कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? क्या भैया माया था, त्रिशला था, कौशल्या था या फिर कनिका था? तो जब कभी पूछे कि भैया गौतम बुद्ध की जो माँ का नाम था ये क्या था, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सभी साथी इसका आंसर हमारा माया बताते हैं तो मैं कहूँगा भैया बिल्कुल सही होंगे। जो माया भैया ये गौतम बुद्ध की माँ का नाम था। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न की बात कर लें भैया। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? साथियों जो हीनयान और महायान ये किस धर्म के पंथ हैं? तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सभी साथी इसका आंसर हमारा बौद्ध धर्म बताते हैं तो मैं कहूँगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे। जो हीनयान और महायान जो हैं ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं। ऑप्शन जो हमारा सी के साथ जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें साथियों तो मैं कहूँगा कि भैया आधे अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो इस वीडियो पर क्लिक किया था ईमानदारी से, तो देखिएगा वीडियो ईमानदारी से, क्योंकि भाई आपकी इस वीडियो को देखने से भाई एग्जाम हॉल में लाभ मिलेगा। मैं कहूँगा इस बात को लिख कर दे सकता हूँ कि आपको इस वीडियो से एग्जाम हॉल में लाभ मिलेगा। तो भाई जुड़ चुके हैं तो भैया अंत तक वीडियो को देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा भाई ईमानदारी से, ठीक है। चलिए जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था तो आप क्या बताएंगे? जब बुद्ध चरितम नामक की बात करें साथियों महाकाव्य किसने लिखा तो क्या आप गौतम बुद्ध बताएंगे? मैं कहूँगा साथियों बिल्कुल गलती से भी मत बताना साथियों कि गौतम बुद्ध ने बुद्ध चरितम लिखा था। यहाँ पर बुद्ध देखा बस लगा दिया, ये बिल्कुल गलती मत करना साथियों। यदि आपके एग्जाम में ये पूछता है कि भैया बुद्ध चरितम जो है ये महाकाव्य किसने लिखा तो अश्वघोष ने भैया बुद्ध चरितम महाकाव्य लिखा। ऑप्शन डी फॉर दिल से सब्सक्राइब कर दो साथियों बिना कुछ कहे। चलिए साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि शारदा एक्ट साथियों ये जो शारदा एक्ट था ये संबंधित था क्या किससे था? क्या बाल विवाह प्रतिबंध से साथियों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो मैं कहूँगा साथियों बिल्कुल साथियों जो बाल विवाह प्रतिबंध से शारदा एक्ट संबंधित था। ऑप्शन ए फॉर हमारा इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एक वाइज कर रहे होंगे साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि त्रिपिटक जो है ये किसकी धार्मिक पुस्तक है साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो त्रिपिटक है ये किसकी एक धार्मिक पुस्तक है तो आप क्या बताएंगे? जो त्रिपिटक है साथियों क्या जैन, हिंदू, बौद्ध या पारसी? जो त्रिपिटक साथियों है ये हमारी किसकी जो है धार्मिक पुस्तक है तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सभी साथी इसका आंसर भैया हमारा बौद्ध धर्म बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है। 77 नंबर प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है या बनता है तो आप क्या बताएंगे? इसका आंसर गेस कीजिएगा एक बार और बताइएगा हमें, ठीक है। तो जब कभी पूछे कि यहूदी धर्म से संबंधित है क्या है भाई कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? यदि आप सभी साथी इसका आंसर बी तोरा बताते हैं भाई तोरा जो है ये यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन हमारा बी जाएगा इसका क्लियर आंसर। चलिए साथियों एग्जाम के तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है। ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कि जैद अवस्था साथियों ये जो हमारा जैद अवस्था है के साथ जुड़ा है। क्या भैया पारसी धर्म के साथ जुड़ा है जैद अवस्था या फिर सिख धर्म के साथ या फिर बौद्ध धर्म के साथ या जैन धर्म के साथ जुड़ा है जैद अवस्था?
किसके साथ जुड़ा है बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। यदि आप सभी पारसी धर्म बताते हैं तो कहूँगा मैं बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो जेद अवेस्ता है साथियों ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा है। ऑप्शन है फारिस का अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, 79 क्वेश्चन का है साथियों। देखिएगा यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा में किसका प्रयोग किया साथियों। क्या मगधी, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृतिक। तो भाई यदि आप इसका आंसर साथियों हमारा ऑप्शन डी पाली भाषा बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा जो है पाली भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी भाषा साथियों यहाँ से आंसर जाएगा डी भाषा साथियों। दिल से सब्सक्राइब कर दो। और 80 नंबर प्रश्न कह रहा साथियों। देखिएगा यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है। मैंने क्या बताया अभी कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या भैया लुम्बिनी में भैया इनका जन्म हुआ था। बोधगया बिहार में साथियों इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो कहाँ दिया तो भैया हम कहूँगा कि सारनाथ में दिया। और कुशीनगर में भैया इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और लुम्बिनी में भैया इनका जन्म हुआ। चलिए एक बात करते हैं साथियों यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न की। 81 नंबर प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। जब कभी कहे कि जातक कथाओं में के जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है तो किसके भैया। जातक कथाओं में किसके जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है तो आप क्या बताएंगे। तो यदि 81 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है बुद्ध बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ से बिल्कुल सही जाएंगे। जो बुद्ध धर्म में भैया जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है किसमें भैया, जातक कथाओं में। ऑप्शन हमारा ए फारिस का अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। जब कभी साथियों यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि यहूदी जो है किस धर्म का पालन करते हैं, मैंने अभी बताया इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा घुमा हुआ है, बाकी प्रश्न वही है, ठीक है। चलिए जब कभी यहाँ पर पूछे यहूदी जो है यहूदी धर्म का पालन करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 83 नंबर की बात करें। मैं इतनी स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूँ, सुपर फास्ट तरीके से वीडियो को कवर करा रहा हूँ, तो आपका दायित्व बनता है कि भाई वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को अपने बड़े भाई, अपने बड़ी बहन, अपने छोटे भाई छोटे बहन के साथ शेयर कर देंगे। हर शेयर इस बात को अपने माइंड में सुनिश्चित कर ले कि हमें जो है आपका यदि भाई, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई या छोटी बहन, बड़ी बहन आपका एग्जाम में बैठने वाली है, उसका एग्जाम आपसे पहले है या फिर बाद का है, तो भैया इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाद में उसको इससे और आपको भी इस वीडियो से लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं भैया 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है और पूछता है तो आप क्या कहेंगे। नंदवंश का जो अंतिम सम्राट था भैया वो ग्रहनंद थे। नंदवंश के अंतिम सम्राट भैया ग्रहनंद थे। तो ऑप्शन हमारा जो जाएगा साथियों वो वी फॉर बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर कह रहा है साथियों 84 नंबर की। हर्यक वंश का शासक जो अजात शत्रु था ये किसका पुत्र था। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु ये किसका पुत्र था। तो क्या भैया अनिरुद्ध का था, उदयन का था या फिर बिंबिसार का था या फिर नागादशक का था। यदि आप 84 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी बिंबिसार बताते हैं तो मैं कहूँगा साथियों जो हर्यक वंश का शासक जो अजातशत्रु था ये भैया बिंबिसार का पुत्र था। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 85 की बात कर लें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साथियों, जब कभी भी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है और प्रश्न बनता है तो आप क्या कहेंगे भाई प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है। क्या भैया साथियों यहाँ पर शूद्रक थे, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। वात्स्यायन भी नहीं थे, ना ही भास। भैया जो कालिदास थे ये भैया मेघदूत के साथियों क्या थे भैया, हम कहेंगे प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ हमारा आंसर जाएगा बिना कुछ कहे। तो जब गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। जब सोने के सिक्के गुप्त काल के दौरान साथियों जब सोने के जो सिक्के होते थे उनको हम किस नाम से पुकारते थे या फिर किस नाम से जानते थे। क्या भैया रुपया रुपका मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं साथियों। ना ही द्रम ना ही भैया टंका के नाम से हम जानते थे भैया। कब गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को हम टंका के नाम से जानते थे। ऑप्शन 86 का हमारा जाएगा साथियों। 86 नंबर प्रश्न का ऑप्शन भी साथियों ये टंका नहीं होगा साथियों, दिनार के नाम से हम जानते थे भैया सोने के सिक्कों को किसके दौरान, गुप्त काल के दौरान। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 87 नंबर। विक्रम संवत का साथियों विक्रम संवत का आरंभ हुआ था साथियों। जो विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था तो क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी इसका आंसर ईस्वी पूर्व 57 में भैया हमारा विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। ऑप्शन डी फॉर साथियों दिल से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी 88 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी इसका आंसर हमारा बृहद्रथ बताते हैं तो मैं कहूँगा कि भैया मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी 20 का सही
आंसर होगा। चलिए साथियों, जब आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे या प्रश्न बनता है तो आप क्या कहेंगे कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो मैं कहूंगा साथियों कि चंद्रगुप्त जब मौर्य का पुत्र था वो बिंदुसार था। बिंदुसार किसका पुत्र था साथियों, जब बिंदुसार की बात करें भैया बिंदुसार जो था वो अशोक का पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था साथियों, और बिंदुसार का जो पुत्र था साथियों वो भैया हमारा अशोक था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी हमारे दोनों प्रश्न के आंसर आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है और प्रश्न बनता है तो आप क्या कहेंगे साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे कि भैया 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किसको जो है किसको पार किया था, क्या सिंधु नदी को, झेलम नदी को, या फिर चेनाब या फिर सतलुज। तो यदि 91 प्रश्न का ऑप्शन आप सभी सिंधु नदी बताते हैं तो क्या मैं कहूंगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि भाई 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले जो है हमने सिंधु नदी को पार किया था। ऑप्शन ए फार इसका बढ़िया साइंस हो जाएगा। हर भाई हर बहन हर शेर हर शेरनी यदि वीडियो पर अभी तक वॉच कर रहे हैं तो मैं कहूंगा भाई अभी इतनी देर आपको वॉच करना है, और क्योंकि भाई वीडियो आपके एग्जाम में यहीं से बनने हैं, यहीं से आप क्वेश्चन आपको जीके जीएस के देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों, जब आपके 92 प्रश्न की बात करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मैंने क्या था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो क्या बताएंगे आज सबसे साथी। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा है, तो यदि आप 92 प्रश्न का ऑप्शन डी मूल शंकर बताते हैं तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मैं कहूंगा कि भी मूल शंकर था। ऑप्शन डी फॉर साथियों दिल से सब्सक्राइब कर दो बिना कुछ कहे। चलिए 93 प्रश्न की बात करें। 93 प्रश्न कह रहा साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा और प्रश्न बनता है तो आप क्या कहेंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है मौर्य के गुरु थे भैया वो थे विष्णुगुप्त। ऑप्शन हमारा बी फॉर बढ़िया आंसर जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 93 का हमारा ऑप्शन दी गया। उसके बाद जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख है साथियों। यहाँ पर कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख है साथियों। क्या 13वें, पहले, चौथे या फिर 10वें। यदि आप 94 प्रश्न का ऑप्शन ए 13वें बताते हैं तो मैं कहूंगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन ए के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 95 की। नहीं, 95 प्रश्न कह रहा साथियों देखिएगा एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो मेगस्थनीज ने लिखी थी साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मेगस्थनीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो आप क्या कहेंगे भैया इंडिका जो है, इंडिका भैया मेगस्थनीज नामक पुस्तक इंडिका ने लिखी थी। और इंडिका जो है पुस्तक जो है मेगस्थनीज किसने लिखी, तो मैं कहूँगा इंडिका ने लिखी। भाई इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो मेगस्थनीज ने लिखी। इस बात को ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लें भाई। तृतीय बौद्ध परिषद यानी कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, तो आप क्या कहेंगे। चलिए 96 प्रश्न का आप सभी साथी ऑप्शन सी अशोक बताते हैं तो मैं कहूंगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे। जो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया, तो मैं कहूंगा अशोक के द्वारा। ठीक है, चलिए जब क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें 97 प्रश्न की। 97 प्रश्न कह रहा साथियों कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने प्रथम अंग्रेज कौन था साथियों। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी इसका आंसर हमारा साथियों जॉन टावर बताते हैं तो मैं कहूंगा साथियों ये आंसर नहीं होगा साथियों, ना ही ये होगा ना ही ये होगा साथियों। जेम्स प्रिंसेप जो थे ये भैया अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला एक प्रथम अंग्रेज था। ऑप्शन डी फा साथियों इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों 98 की बात करें। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र यानी कि चाणक्य जिसको कहते थे हम, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था, क्या मैं कहूंगा भाई राजनीतिक नीतियां। मैं कहूंगा बिल्कुल सही होगा साथियों। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भैया राजनीतिक नीतियों पर एक प्रकाश डाला गया। 98 प्रश्न का ऑप्शन साथियों हमारे किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात। जब कभी आपके यहाँ एग्जाम में पूछेगा कि भाई मेगस्थनीज जो है दूध था किसका था साथियों, जो मेगस्थनीज था ये दूध किसका था, क्या सिकंदर का था या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलिए 93 प्रश्न का 99 प्रश्न का ऑप्शन है सेलुकस का भैया दूध था कौन। मेगस्थनीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो मैं कहूंगा इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों। जब कभी आपके यहाँ एग्जाम में पूछेगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा जीके जीएस का हर एक क्वेश्चन कवर कराएंगे। वीडियो पर जुड़े हैं तो ईमानदारी से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि भाई ईमानदारी में कोई बेईमानी नहीं होती। बहुत अच्छी बात। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लें। विक्टोरिया जलप्रपात साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे। यदि आप सभी साथी 55 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों हमारा गेस करते हैं ऑप्शन है, तो मैं कहूंगा साथियों ये ऑप्शन बी बिल्कुल गलत होगा। ना ही मिसौरी होगा साथियों और ना ही सेंट लॉरेंस होगा साथियों। जो जम्बेजी है आखिरी ऑप्शन ही हमारा आंसर जाएगा साथियों कि भैया विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जम्बेजी नदी पर जो है संबंधित है। इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन डी साथियों इसका अच्छा सा आंसर होगा साथियों।
56 नंबर प्रश्न की बात करें भाई, सौर प्रणाली की खोज जो है किसने की थी साथियों। जब कभी एग्जाम में आपके पूछेगा कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो क्या गैलीलियो ने की थी, क्या कॉपरनिकस ने की थी, या फिर जे.एल. बेयर्ड ने, या फिर केपलर ने। जब साथियों यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न की बात करें तो भैया आप कॉपरनिकस बताते हैं, तो मैं कहूँगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग गेस करेंगे, यदि आंसर सही होता तो बताइएगा, यदि नहीं सही होता तो आप उसको सुधारने का प्रयास कीजिएगा साथियों, क्योंकि एग्जाम के आपके बाद कुछ घंटे ही बचे हुए हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। सौर मंडल की खोज किसने की, तो मैं कहूँगा कॉपरनिकस ने की। चलिए बहुत अच्छी बात है। जब कभी कहे कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, यह प्रश्न आप सभी को पता होगा भाई, केपलर ने। भैया केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। ऑप्शन बी था इसका बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा साथियों। 57 नंबर का ऑप्शन बी। ग्लेशियर जो है साथियों, ये कह रहा है ग्लेशियर आमतौर पर किसमें पाए जाते हैं, क्या पठार पर, क्या मैदान पर। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं साथियों, पहाड़ों पर भैया, पहाड़ों पर साथियों हमारे ग्लेशियर आमतौर पर पाए जाते हैं, पहाड़ों पर। ऑप्शन डी था इसका अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर साथियों हम बात कर ले साथियों 59 की। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है साथियों। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है, तो पहले कितने थे, लेकिन इस समय वर्तमान में पूछा है, तो यहाँ आपको बताना है, ठीक है। यदि 59 नंबर प्रश्न का आप सभी साथी आंसर साथियों बी 8 ग्रह बताते हैं, तो क्या मैं कहूँगा बिल्कुल सही होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है, और सबसे बड़ा उसमें से ग्रह कौन सा है, तो मैं कहूँगा साथियों बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए साथियों यहाँ पर साथियों कह रहा है 60 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न को देखने का या सुनने का प्रयास करिएगा साथियों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को साथियों पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो क्या बुध ग्रह, मैं कहूँगा साथियों बिल्कुल नहीं। क्या मंगल ग्रह जिसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है भैया, इसको कहूँगा बिल्कुल नहीं। जो शुक्र ग्रह है भाई, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी का एकमात्र साथी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और सुबह और शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और भैया इसका सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इस बात को ध्यान रखना। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें साथियों। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है साथियों। जो हमारा भारत है ये एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप साथी इसका आंसर सभी साथी इसका आंसर क्या बताते हैं, तो क्या दक्षिणी एशिया में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 61 नंबर प्रश्न का आप सभी साथी यदि दक्षिण एशिया बताते हैं, तो मैं कहूँगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे। जो भारत जो है एशिया के दक्षिण एशिया में स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन बी भारत इसका बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा, मैंने क्या बताया कि सुबह और शाम का तारा किसे कहा जाता है, यानी कि शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। आप लोगों ने आसमान में देखा होगा जो सबसे पहले तारा सबसे चमकीला तरह निकलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहिए हम शुक्र ग्रह कहते हैं। वो शुक्र ग्रह आपको कोई तारा नहीं भैया, वो एक शुक्र ग्रह है। आपको नहीं पता तो जाइएगा आज शाम को देखिएगा कि भाई जो सबसे ज़्यादा सबसे पहले निकल जाए तारा ना, उसको हम तारा नहीं कहते, वो भैया शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह उसको कहते हैं। हम इस बात को ध्यान रखना साथियों। चलिए जब कभी साथी यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछता है कि भाई टाइटन जो है ये किस ग्रह है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो क्या बताएंगे। जो टाइटन है साथियों ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो ऑप्शन सी शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। हमारा सी फॉर क्लियर सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। भैया उड़सा मेसर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है साथियों, क्या है भैया उड़सा मेसर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है, तो मैं कहूँगा साथियों एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन बी हमारा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लें। 65 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा साथियों कि गंगोत्री हिमनद के किस राज्य में स्थित है साथियों। जो गंगोत्री है ये हिमनद के किस राज्य में स्थित है। यदि आप 65 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी उत्तराखंड बताते हैं, तो मैं कहूँगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो गंगोत्री है ये उत्तराखंड के, गंगोत्री जो हिमनद है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन भाई 66 की बात करें। प्रतिवर्ष जो है साथियों प्रतिवर्ष के आसपास किस तारीख को, किस डेट को भैया सूरज और पृथ्वी सबसे करीब होते हैं, तो भैया क्या 3 जनवरी होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल साथियों 3 जनवरी को पृथ्वी और सूरज सबसे करीब होते हैं। आप लोगों ने इस तरह भाई जो हमारा सौर मंडल है कुछ इस तरह है साथियों। यहाँ पर हमारा जैसे सूरज रहता है, यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं आपको बना देता हूँ, ये चला गया। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ पर जैसे ये हमारा अर्धवृत्ताकार है, यहाँ पर सूरज रहता है, ये देखिए ठीक है। यहाँ पर ये हमारा सन है, ठीक है, यहाँ पर सन है साथियों, और यहाँ पर पृथ्वी साथियों आती है इस तरफ, ठीक है। तो भैया इस तारीख को भैया कहते हैं 3 जनवरी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हमारी यह सूरज है, ठीक है। ये सूरज साथियों और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी सबसे नज़दीक रहती है किसके, सूरज के, तो भैया उस कौन दिन कहते हैं भैया 3 जनवरी, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे दूर यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए तो चलिए यहाँ पर कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद, कौन सा ग्रह साथियों सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, तो आप क्या कहेंगे। यदि आप 67 नंबर प्रश्न का सभी साथी इसका आंसर हमारा ऑप्शन है शुक्र ग्रह बताते हैं, तो मैं कहूँगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है? तो क्या भैया अटलांटिक महासागर है? मैं कहूँगा बिल्कुल साथियों, अटलांटिक महासागर जो है ये इस आकार का महासागर है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होता है। सूर्य के साथियों बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? क्या कोरोना कहते हैं, या प्रकाश मंडल, या स्थल मंडल, या फिर वनमंडल? यदि आप 69 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी कोरोना बताते हैं तो मैं कहूँगा साथियों ये वो वाला कोविड-19 नहीं, कोरोना। सूर्य के बाह्यतम परत को भैया कोरोना कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलिए साथियों, आकाश का सबसे चमकदार तारा है साथियों, क्या नेबुला है, बनाड है, सीरियस तारा, या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी? साथियों जो आकाश का सबसे चमकदार तारा है यहाँ पर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जो आकाश का सबसे चमकदार तारा है साथियों वो सीरियस तारा है। ऑप्शन हमारा डी फॉर इसका बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर ली भैया। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है साथियों, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, यानी कि पीरियड टाइम कितना होता है? तो आप क्या कहेंगे? यदि आप 71 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी 76 वर्ष बताते हैं तो साथियों मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। 76 वर्ष जो होता है ये हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन बी फॉर साथियों इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए भाई। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा? भाई चंद्रमा है साथियों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो भी कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? भाई चंद्रमा जो है एक पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसीलिए ऑप्शन हमारा जाएगा साथियों बी के साथ। चलिए भैया, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? साथियों चंद्रमा को पृथ्वी का भाई कहा जाता है, चंद्रमा को पृथ्वी का भाई कहा जाता है, इसलिए हम सभी जो है पृथ्वी हमारी माता है तो भाई चंद्रमा जो है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का भाई है साथियों, तो इसलिए हम चंदा मामा कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, जब कभी कहे कि भाई पृथ्वी का भाई किसे कहा जाता है तो आप चंद्रमा बताना साथियों बिना कहे कुछ। चलिए तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह साथियों बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह साथियों हमारा बृहस्पति ग्रह है, और शुक्र ग्रह साथियों हमारा चमकीला ग्रह कहता है। पृथ्वी तो आप सभी जानते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। चलिए तो 74 नंबर प्रश्न की बात कर ले साथियों। कह रहा है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है साथियों? तो आप क्या बताएंगे? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों। जैसे कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि सौर मंडल के निम्न ग्रहों में से कौन सा जो है ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह होता है, तो मैं साथियों कहूंगा कि 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी वरुण ग्रह जो होता है साथियों सबसे ठंडा ग्रह होता है। वरुण ग्रह साथियों सबसे ठंडा ग्रह होता है। 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आप सभी ए बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा साथियों। ठीक है, चलिए तो बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है साथियों? तो मैं कहूंगा साथियों भैया बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? यहाँ पर राजधानी नहीं पूछा है, राजभाषा पूछा है, तो आप क्या कहेंगे? जो बर्मी है भैया ये किस भारत के पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो क्या भूटान की है बर्मी, क्या म्यांमार की है, नेपाल की, या फिर तिब्बत की है? यदि 75 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन डी म्यांमार यानी कि वार्मा बताते हैं तो मैं कहूँगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे। जो बर्मी है साथियों बर्मी एक भाषा है, कैसी भाषा है? राजभाषा है, किस देश की है? मैं कहूँगा म्यांमार की है साथियों। डी फॉर इसका अच्छा सा आंसर जाएगा डी फॉर। दिल से सब्सक्राइब कर दो साथियों बिना कुछ कहे। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है साथियों, ऐसा कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण जो वायुमंडल है साथियों उसके कारण भैया हमारा वरुण ग्रह जो होता है ये हरे रंग का दिखाई देता है? तो आप कहेंगे CH4 यानी कि मेथेन गैस के कारण भैया हमारा वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन है फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। 77 नंबर प्रश्न की बात करें, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा साथियों? सबसे पहला ग्रह आप सभी जानते हैं वरुण ग्रह, माफ कीजिएगा भाई बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। बाकी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो शनि ग्रह साथियों ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर आंसर जाएगा। बाकी जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो शनि ग्रह है। बहुत अच्छी बात। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात करें शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह साथियों, जो शनि ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो मैं कहूँगा साथियों कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह साथियों आप सभी बताते हैं टाइटन। तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप सही होंगे साथियों। जो टाइटन ग्रह है ये शनि ग्रह का एकमात्र एक सबसे बड़ा उपग्रह है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर अब थोड़ा सा जियोग्राफी की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को, तो हर एक प्रश्न को हम निपटाते हुए चलेंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो भाई वीडियो पर जुड़े हैं तो जुड़े रहना, क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से फंसेंगे। मैं बार बार नहीं कहता हूँ क्योंकि भाई आपको टाइम जानता हूँ कि आपका टाइम कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है इन दिनों में। ठीक है, यदि आप इन दिनों में अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो मैं कहूँगा कि आपका एक अच्छा स्कोर कार्ड आने से कोई नहीं रोक सकता यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर पवनों का देश कहे जाने वाले देश को पहचान के साथियों, जो कभी कहे कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो आप डेनमार्क बताना। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है साथियों?
तरंग पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? यदि आप सभी साथी इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी इस बताते हैं तो मैं कहूँगा साथियों बिल्कुल सही होगा। सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ जो होता है किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो क्या भैया भूकंपीय तरंगों को मैं कहूँगा साथियों बिल्कुल सही भैया, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बहुत अच्छा होगा। जब कभी पूछा कि सिस्मोग्राफी जो है किसका विभाग जो किसका विज्ञान है, तो भाई भूकंप का भाई सिस्मोग्राफी जो है ये विज्ञान है किसका? भूकंप का। ऑप्शन हमारा जाएगा सिस्मोग्राफी का ऑप्शन बी, बिल्कुल सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। बहुत अच्छी बात साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, यानी कि 103 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करा चुके हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? यदि आप सभी साथी इसका आंसर हमारा क्या बताते हैं? भैया किलायु जो है ये संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है साथियों। सबसे किलायु जो है सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो किलायु है। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं साथियों? मैग्मा भाई जो ज्वालामुखी से निकल कर लाल निकलता है साथियों, ये आप लोग यहाँ पर देखिएगा भाई, जमा जो है ये लावा है, ठीक है। इस लावा से भैया जो निकलता है यहाँ से जो पृथ्वी सतह पर जाता है उसको भैया हम क्या कहते हैं? मैग्मा जो कहता है भैया उसको लावा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जो भैया जो हमारे उससे ज्वालामुखी से निकलता है भैया उसको मैग्मा को जब पृथ्वी सतह पर जाता है फैलता है तो उसको लावा कहते हैं और लावा कहते हैं साथियों। इस बात को ध्यान रखना। बाकी और लावा जब बरसात में ठंडा होता है या फिर कुछ समय बाद ठंडा होता है तो उसको भैया हम कहते हैं चट्टान। क्या कहते हैं भैया? चट्टान कहते हैं भैया। लावा से कुछ समय तक ठंडे होने से उसको चट्टान बन जाती है एक प्रकार की, और ठीक है। और जब वो चट्टान पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ समय बाद भाई जब उसके बारिश होने से उसकी भाई छोटे छोटे कण होते हैं उनको भैया हम रेत कहते हैं। इस बात को ध्यान से सैंड कहते हैं। बहुत अच्छी बात चलिए साथियों। प्रकृति का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है साथियों? जब कभी आपकी एग्जाम में पूछेगा कि प्रकृति का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है तो मैं कहूँगा साथियों ओजोन गैस को, ओजोन परत को भैया प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये भाई समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस। और ये भैया पृथ्वी से सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी तरंगों को पृथ्वी से आने से रोकती है। कौन सी गैस? मैं कहूँगा ओजोन परत साथियों, ठीक है। और ये समताप मंडल में पाई जाती है, जिससे यदि अल्ट्रावायलेट किरणें ये ना होती तो अल्ट्रावायलेट किरणें आज सूर्य में आती तो हाँ शायद यहाँ पर जीवन असंभव होता, ठीक है। तो ये हमारी प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसको इस बात को ध्यान रखना ओजोन गैस को। बहुत अच्छी बात साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी साथियों पर्वत है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है तो क्या बताएंगे? यदि आप 106 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी माउंट कोटोपैक्सी बताते हैं तो मैं कहूँगा साथियों बिल्कुल सही होंगे। जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी साथियों पर्वत है वो भैया माउंट कोटोपैक्सी है। ऑप्शन डी फा। दिल से सब्सक्राइब कर दो साथियों बिना कुछ कहे। चलिए 107 नंबर प्रश्न की बात के साथ 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है साथियों? अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी? तो मैं कहूँगा साथियों यदि भैया नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर अरेबियन सी में जो है, अरेबियन सी में साथियों हमारी नर्मदा नदी गिरती है। इस बात को ध्यान रखना। बाकी रिंग ऑफ फायर साथियों, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करेंगे? या भाई यहाँ पर 108 नंबर प्रश्न का यदि आप सभी साथी आंसर डी बताते हैं, यहाँ पर डी दिया नहीं है कोई बात नहीं। बाकी हमारे आर्कटिक नहीं ना ही अंटार्कटिक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, अब थोड़ा सा पॉलिटी क्वेश्चन करेंगे भाई। हर एक मैंने क्या कहा कि जीके जीएस का हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं भैया कह रहा है कि भारतीय संविधान की सभा की स्थापना कब हुई? क्या आप 10 जून 1946 बताते हैं? मैं कहूँगा साथियों बिल्कुल नहीं। क्या 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946? बताइएगा जल्दी से। जो 75 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों ये 26 नवंबर 1949 नहीं होगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। इसी दिन भैया हम सभी साथियों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। बाकी संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या मैं कहूँगा साथियों इसका आंसर आप सभी साथी सच्चिदानंद सिन्हा बताते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही होगा साथियों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भैया संविधान सभा की अधिवेशन की उद्घाटन की थी। इस बात को उद्घाटन की अध्यक्षता की थी। इसको भैया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। भाई बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें भैया अस्थायी अध्यक्ष भैया बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वही प्रश्न पूछा है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैं कहूँगा भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल नहीं थे, ना ही BR अम्बेडकर थे, भैया सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक में इनको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मैं कहूँगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो साथियों ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है साथियों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे साथियों? संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो मैं कहूँगा साथियों कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भैया वेनिगल सिंह राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वी.एन. राव जिसको कहते हैं वी.एन. राव साथियों, वी.एन. राव यानी कि वेनिगल नरसिंह राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बाकी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप 80 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी हमारा बताते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री साथियों, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए फार इसका अच्छा सा आंसर जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर ले। 81 नंबर प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे बाकायदा दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे साथियों वो हमारे थे भैया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस बात को ध्यान देना साथियों। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष साथियों थे वो भैया हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है साथियों? जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन डी फार इसका अच्छा सा आंसर जाएगा। इसकी ये सारे नहीं होंगे साथियों। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूर्ण रूप होता है साथियों। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी साथियों? कुल यहाँ पर पूछा है साथियों, कुल पूछा है साथियों। यानी कि भाई तो कहेंगे भाई संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, अंतिम रूप में पूछा है कुल कितने अनुच्छेद और कुल अनुसूचियां थी? तो मैं कहूँगा साथियों 395 अनुच्छेद थे और 308 अनुसूचियां थी भैया। जब वर्तमान में पूछेगा, मूल रूप से पूछेगा वर्तमान में, ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई 400 से ज़्यादा है अनुच्छेद, बाकी वो पूछता नहीं आपसे, ठीक है। और इस समय वर्तमान में भैया 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ। ये उस समय की मूल अनुसूचियाँ थी 8 अनुसूचियाँ और इस समय वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। बहुत अच्छी बात साथियों। संविधान सभा को निर्माण में साथियों कितना समय लगा? संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 23 दिन मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं साथियों। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन साथियों। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन साथियों संविधान सभा को बनाने में समय लगा था। बाकी भारत का संविधान लागू हुआ तो आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ। चलिए, कह रहा साथियों कि भैया संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी साथियों? जो हमारा भारतीय संविधान था इसमें महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो मैं कहूँगा साथियों 87 नंबर प्रश्न का यदि आप सभी साथी ऑप्शन डी 15 महिला बताते हैं तो मैं कहूँगा साथियों बिल्कुल सही होंगे। इसमें भैया सुचेता कृपलानी थी, सरोजिनी नायडू थी जो कि भाई उत्तर प्रदेश की थी, बहुत उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा महिला थी, 15 महिलाएं थी इसमें। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर बात करें कि भैया आत्मा की आख्या किसे प्रदान की गई है साथियों? संविधान में आत्मा की आख्या किसे प्रदान की गई है? तो यदि प्रियम्बल बताते हैं आप, ऑप्शन ए प्रस्तावना बताते हैं तो मैं कहूँगा साथियों आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन ए फार इसका अच्छा सा आंसर होगा। संविधान सभा की हृदय या आत्मा की व्याख्या जो प्रदान की गई है वो संविधान सभा की प्रस्तावना को की गई है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर भारत एक है साथियों। भारत एक है क्या है साथियों? भारत तो हमारा एक है, ये भैया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन हमारा ए फार इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बाकी क्वेश्चन अभी और है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन इतने क्वेश्चन है और अभी आपको ये देखिए क्वेश्चन दिख रहे हैं साथियों। ये क्वेश्चन अभी आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ तक क्वेश्चन हमारी 30 से 36 मिनट की वीडियो हो चुकी है साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो वॉच किया तो तहे दिल से शुक्रिया। बाकी आपको यदि PDF लेनी है साथियों, कुछ घंटे में आप पढ़कर उस PDF से एक अच्छा सा स्कोर फतह कर सकते हैं अपने एग्जाम में। मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है। ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते हैं। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं।